हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है सादगी। शाम का समय था। पूरे घर में खाने पीने की महक फैली हुई थी। राजमा चावल का स्वाद तो वैसे भी सबका मन मोह लेता है। ऊपर से डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के व्यंजन सजे थे। सलाद, पापड़, रायता, हलवा और साथ ही अचार की कई किस्में। सब लोग हंसी मजाक में खाना खा रहे थे। तभी मेरी देवरानी दिव्या ने एक ताना मारते हुए कहा, अरे दीदी, आप तो प्रेग्नेंट है ना। आप तो अचार के साथ भी खाना खा लेंगी। मायके में कहाँ आपको ये सब देखने को भी मिलता होगा। वहाँ तो बस आलू भुजिया और सादी दाल ही बनती होगी ना। उसके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए। मैं चुप रही, लेकिन भीतर ही भीतर मेरा मन रो उठा। दिव्या की बात सुनकर टेबल पर मौजूद सबके चेहरे पर हल्की हंसी फैल गई। कोई खुलकर हंसा तो कोई होंठ दबाकर मुस्कुरा गया। मैं उस पल अपने को अकेला और छोटा महसूस करने लगी। मन ही मन सोच रही थी, क्या मायका छोटा होना कोई गुनाह है। क्या मम्मी पापा ने अपनी क्षमता के अनुसार मुझे कभी कमी महसूस कराई। क्या मैं सिर्फ इसलिए तानों की पात्र हूँ क्योंकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं जितनी ससुराल की। मैंने पानी का गिलास उठाया और चुपचाप निकल गई। गले में कुछ अटक सा गया था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान ओढ़े रही। खाना खत्म होने के बाद सब लोग उठ गए, लेकिन मैं वहीं बैठी रह गई। मेरी आंखों में आंसू थे। तभी मेरी सासू माँ बोली, बहू, खाना खा लिया तो उठो, अब रसोई समेटो। दिव्या और नेहा तो मेहमान हैं, उन्हें मत कहो। मैंने सिर हिलाया और धीरे धीरे प्लेटें समेटने लगी। भीतर आग जल रही थी, पर बाहर मैं चुप थी। जब मेरी शादी इस घर में हुई थी, तब मैंने सोचा था कि मुझे एक नया परिवार मिलेगा, नए रिश्ते मिलेंगे और सब मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि यहाँ रिश्तों से ज़्यादा दिखावे और ताने की अहमियत है। मेरे मायके की तुलना हमेशा की जाती रही। वहाँ तो छोटा सा मकान है, तुम्हारी मम्मी तो इतनी सादी रहती हैं, तुम्हारे पापा तो बस नौकरी करते हैं, कुछ और क्यों नहीं किया। ये बातें बार बार सुनकर मन भर आया था, मगर मैंने हर बार सहन किया। पति से शिकायत करती तो वे कहते, तुम दिल पर क्यों लेती हो, हमारे यहाँ सब ऐसे ही मजाक करते हैं। मुझे लगता, अगर ये मजाक है तो फिर इसमें इतनी कड़वाहट क्यों है। उस रात में कमरे में आई तो बहुत देर तक सो नहीं पाई। दिव्या के शब्द बार बार कानों में गूंज रहे थे। मायके में कहाँ आपको ये सब देखने को भी मिलता होगा। मैं सोच रही थी, हाँ, मेरे मायके में इतने पकवान नहीं बनते, लेकिन वहाँ सादगी, प्यार और अपनापन है। हाँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं, लेकिन वहाँ दिलों की गर्माहट है। हाँ, मम्मी ने कभी 100 तरह की सब्जियां नहीं बनाई, लेकिन जो भी दिया उसमें ममता मिली। क्या मेरी सिर्फ पैसे और खाने की थाली से आंकी जाती है। मैंने तय कर लिया था कि अब चुप नहीं रहूंगी। दिव्या को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो फिर कभी किसी के मायके का मजाक ना उड़ाए। लेकिन यह सबक हाथापाई या गाली गलौज से नहीं होगा, बल्कि समझदारी और सच्चाई से होगा। सुबह जब सब लोग नाश्ते के लिए बैठे तो दिव्या फिर ताना मारने लगी, दीदी, आप तो बस पराठे ही बना लेती हैं, हमें तो मम्मी के हाथ की तरह पिज्ज़ा पास्ता चाहिए। मैं मुस्कुराई और बोली, ठीक है दिव्या, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नया बनाऊंगी। तुम सब लोग ऑफिस जाओ, शाम को डिनर पर देखना। दिव्या ने भौएं उठाई और बोली, ओह, दीदी भी अब 5 स्टार डिश बनाएंगी। चलो देखते हैं। दिन भर मैं सोचती रही कि ऐसा क्या करूं जिससे दिव्या को असली मायके की ताकत का एहसास हो। तभी दिमाग में ख्याल आया, मैं वही बनाऊंगी जो मेरी मम्मी अपने घर पर बनाती थी। वहीं साधारण लेकिन स्वादिष्ट व्यंजन, चना दाल की पूड़ी, आलू मटर की सब्जी, खीर और आम का अचार। ये सब महंगे व्यंजन नहीं थे, लेकिन इनमें भावनाओं का स्वाद था। शाम को जब सब लोग खाने के लिए बैठे तो टेबल पर वही व्यंजन सजे थे। दिव्या ने देखा तो होंठ टेढ़े कर लिए। दीदी, ये सब क्या है, ये तो गांव के खाने जैसा लग रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये मेरे मायके का खाना है जो मेरे लिए सबसे खास है। आज आप सब इसे खाकर बताइएगा कि यह मेरी गरीबी के तराजू पर कैसा उतरता है। सबने खाना शुरू किया। धीरे धीरे सबकी उंगलियां चाटने लगी। खीर का स्वाद सबको बहुत भाया। चना दाल की पूड़ी सबने बार बार मांगी। यहाँ तक कि सासू माँ ने भी कहा, वाह बहू, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने साधारण खाने में इतना स्वाद हो सकता है। दिव्या चुप थी, वह मन मारकर खा रही थी, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसे भी यह खाना पसंद आ रहा है। खाना खत्म होने के बाद मैंने सीधे दिव्या की ओर देखा और शांत स्वर में बोली, दिव्या, आज तुमने वो स्वाद चखा है जो मेरी मायके से आया है। ये वही खाना है जिसके बारे में तुमने ताना मारा था। अब बताओ, क्या इसमें अपनापन और ममता का स्वाद महसूस नहीं हुआ। क्या हर पकवान को पैसे से ही आंकना सही है। दिव्या झेप गई। उसने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर पहली बार खामोशी छा गई थी। मेरे पति ने भी पहली बार मेरा पक्ष लिया। उन्होंने दिव्या से कहा, दिव्या, तुम्हें दीदी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मायका किसी भी लड़की की जड़ होता है। अगर तुम उसकी जड़ों का मजाक उड़ाओगी तो पेड़ कैसे खड़ा रहेगा। यह सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। मैं जान गई कि मेरी खामोशी अब और बोझ नहीं बनेगी। उस रात दिव्या ज़्यादा कुछ नहीं बोली, मगर उसकी खामोशी में मुझे एक और ताने का संकेत मिल गया था। वह बाहर से तो चुप थी, लेकिन भीतर से जरूर जल रही थी।
कि सबने मेरे बनाए मायके वाले खाने की तारीफ क्यों की। उसकी आंखों में मैंने ईर्ष्या देखी, जैसे कह रही हो, दीदी अभी तो तुम जीत गई हो, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और सच ही अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर उसने फिर ताना कस दिया, दीदी कल तो आपने बड़े आत्मविश्वास से खाना बनाया। अच्छा था मान लिया, लेकिन सच कहूँ तो वो सब पेट भरने लायक था। असली स्वाद तो इंटरनेशनल डिशेज में होता है, आपसे तो वो सब बनता नहीं, ये सब पुराने ज़माने का खाना है। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया, मगर मैंने चुप रहकर मुस्कुराना ही ठीक समझा। तभी सासू माँ ने भी उसकी हामी हामी लाते हुए कहा, हाँ बहू, अब समय बदल गया है, आजकल लड़कियाँ नए नए पकवान बनाती हैं, ये सब तो पुरानी बातें हैं। दिव्या सही कह रही है। मुझे इस वक्त लगा कि मेरी मेहनत और मायके की इज्जत को एक झटके में गिरा दिया गया। पर मैंने ठान लिया था कि अब हर बार ऐसा उलाहना मैं सबक में बदलूंगी। दोपहर को जब सब आराम कर रहे थे, मैं अकेली रसोई में बैठी सोच रही थी। मेरे मन में मम्मी पापा की यादें उमड़ रही थीं। कैसे मम्मी सुबह 5 बजे उठकर पूरा घर संभालती थीं, स्कूल भेजती थी, दफ्तर जाती थीं और फिर भी हर दिन प्यार से गर्म खाना खिलाती थीं। क्या वो त्याग किसी 5 सितारा रेस्टोरेंट से कम है? मैंने सोचा, दिव्या और घर के बाकी लोग मेरे मायके का मजाक बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी गरीबी या साधारणता की गहराई नहीं देखी। उन्हें केवल शान और शौकत दिखती है। अब समय आ गया है कि मैं उन्हें दिखाऊं कि असली अमीरी कहाँ है। शाम को जब सभी चाय पी रहे थे, दिव्या फिर बोली, दीदी आप तो मायके से केवल अचार और बेसिक खाना ही सीख कर आई हैं ना, आपको कभी पार्टी डिश बनानी आती है? मम्मी कहती हैं कि बहू को हर तरह का खाना आना चाहिए, आपसे तो बस वहीं दाल चावल पूड़ी खीर बनेगी। मैंने उसकी ओर गहरी नज़र से देखा और शांत स्वर में बोली, दिव्या तुम सही कह रही हो, मुझे पार्टी डिशेज ज़्यादा नहीं आती, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, असली पार्टी वहीं होती है जहां दिलों में अपनापन हो, वरना महंगे खाने भी बेस्वाद लगते हैं। मेरे शब्दों पर सब चुप हो गए, लेकिन दिव्या मुस्कुराते हुए बोली, दीदी आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, असली फर्क तो पैसे और रुतबे से पड़ता है। मायके में आपने कभी देखा है बड़े बड़े पकवान और महंगे गहने, आप बस समझौते वाली जिंदगी जीती आई हैं। यह सुनकर मेरा दिल कसक उठा, लेकिन इस बार मैंने उसे सीधे सबक देने का निश्चय किया। रात को जब सब लोग सोने जा रहे थे, मैंने दिव्या को रोका और कहा, दिव्या तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? वह हंस पड़ी, दीदी आप भी ना, कौन सी कहानी? मैं बोली, एक लड़की थी जिसके पास बहुत सारे गहने और कपड़े थे। वह सोचती थी कि वही दुनिया की सबसे अमीर है, लेकिन जब उसके घर की नौकरानी बीमार हो गई और खाने को कुछ न रहा, तो उसी लड़की ने पहली बार सादी दाल चावल बनाए। और तभी उसे समझ आया कि असली अमीरी खाना या गहनों में नहीं, बल्कि पेट भरने और सच्चे रिश्तों में है। दिव्या हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में खिज साफ दिखी। दीदी आपकी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन असली दुनिया ऐसे नहीं चलती। लोग पैसे और दिखावे से ही कद्र करते हैं। अगले दिन ससुराल में कुछ रिश्तेदार आने वाले थे। सासू माँ ने कहा, बहू इस बार तो कुछ स्पेशल बनाना होगा, दिव्या नेहा और बाकी सब मिलकर काम करेंगे। दिव्या तुरंत बोली, मम्मी इस बार तो हमें दिखाना है कि हमारा घर कितना बड़ा है, दीदी से तो कुछ नया बनेगा नहीं, हम दोनों बना लेंगे। सासू माँ ने मेरी ओर देखा और कहा, बहू तुम तो बस रोटी सब्जी बना लेना, बाकी का काम दिव्या और नेहा देखेंगी। ये बात सुनकर मुझे चोट पहुंची। मुझे अलग सा कर दिया गया था, जैसे मैं सिर्फ ज़रूरत भर की हूँ, सम्मान की हकदार नहीं। उस रात मैंने मम्मी का चेहरा याद किया। कितनी बार उन्होंने कहा था, बेटी लोग चाहे जितना ताना दें, तुम अपने संस्कार और सच्चाई से उन्हें जवाब देना। उलाहना देने वाला कभी ना कभी अपने ही शब्दों में गिरता है। मैंने ठान लिया कि इस बार रिश्तेदारों के सामने मैं चुप नहीं बैठूंगी, उन्हें अपने मायके का असली मूल्य दिखाकर रहूंगी। अगले दिन जब रिश्तेदार आए, दिव्या और नेहा ने बड़े बड़े पकवान बनाए, पनीर पास्ता, मंचूरियन, बिरयानी, मिठाइयाँ, सब बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने चुपचाप एक कोने में अपनी मायके की रेसिपी के अनुसार गुड़ की खीर, बाजरे की रोटी और सरसों का साग बना दिया। जब सब लोग खाने बैठे तो शुरू में उन्होंने दिव्या और नेहा के व्यंजन चखे। सबने तारीफ की, मगर जैसे ही मैंने अपना खाना परोसा, रिश्तेदारों ने उंगलियां चाटनी शुरू कर दी। अरे वाह, ये तो गजब स्वाद है, इतना देसी और इतना लाजवाब। बहू ये किसने बनाया? सासू माँ को कहना पड़ा, ये हमारी बड़ी बहू ने बनाया है। मेरे दिल में एक गर्व की लहर दौड़ गई। रिश्तेदारों की तारीफ ने दिव्या और नेहा को चुप करा दिया। रात को जब सभी रिश्तेदार चले गए, दिव्या का चेहरा बुझा हुआ था। उसने मुझसे कहा, दीदी आप हमेशा साधारण खाना बनाती हैं, फिर भी सब आपको ही क्यों सराहते हैं? मैंने शांत स्वर में कहा, क्योंकि दिव्या खाने में सिर्फ मसाले और रेसिपी नहीं, बल्कि भावनाएं भी घुली होती हैं। जब मैं पकाती हूँ तो उसमें अपने मायके की यादें और मम्मी की ममता होती है, शायद वही स्वाद सबको छू जाता है। दिव्या ने कुछ नहीं कहा, वह बस सोचती रही, लेकिन मुझे लगा कि मेरी उलाहनों के जवाब असर करने लगे हैं।
उस रात मेरे पति ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैंने देखा है कि तुम हर ताने का जवाब बहुत समझदारी से देती हो। सच कहूँ तो मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। पहले मैं समझता था कि यह सब बस मामूली मजाक है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि यह तुम्हारे लिए कितना तकलीफ दे रहा होगा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे लगा कि धीरे धीरे मेरा सच सबके सामने आने लगा है। दूसरे दिन से दिव्या थोड़ी चुप सी रहने लगी। वह पहले जैसी खुलकर ताने नहीं मारती थी, लेकिन कभी कभी चुभते हुए शब्द अब भी बोल देती। जैसे एक दिन उसने कहा, दीदी मान लिया कि आपके मायके का खाना अच्छा है, लेकिन असली ताकत तो पैसों में होती है। आखिर जब बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो भावनाओं से पेट थोड़े भरेगा। उसकी इस बात पर मैंने गहरी सांस ली और जवाब दिया, दिव्या पेट तो रोटी से ही भरता है, चाहे वो चांदी की थाली में मिले या मिट्टी की। गाड़ी और घर तो बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन असली घर तो वो होता है जहाँ ताने नहीं बल्कि अपनापन मिलता है। यह सुनकर वह चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। दिव्या अब खुलकर ताने तो नहीं मार रही थी, लेकिन उसकी बातें अब भी करचोटती थीं। एक दिन चाय पर बैठी हुई बोली, दीदी आपके मायके वाले तो कभी हमारे घर आए ही नहीं। शायद उन्हें यहाँ आने में झिझक होती होगी। अमीर लोगों के बीच वो असहज महसूस करते होंगे। मैंने उसकी आंखों में सीधा देखा और कहा, दिव्या मेरा मायका छोटा है, लेकिन दिल बड़ा है। मेरे माता पिता शायद यहाँ कम आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें शर्म आती है। असली शर्म तो तब हो जब हम किसी की गरीबी का मजाक बनाएं। वो चुप रह गई, पर उसके चेहरे पर अब भी हट साफ झलक रहा था। कुछ दिनों बाद मेरे पापा मम्मी गांव से मिलने आए। उनके आने की खबर सुनकर दिव्या ने व्यंग किया, अब तो मजा आएगा, दीदी का मायका देखने लायक होगा। पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहन कर आएंगे। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैंने तय किया कि अब जवाब जिंदगी ही देगी। मम्मी पापा जैसे ही घर में आए, सादे कपड़ों में लेकिन मुस्कान से भरे चेहरे के साथ, पूरा घर बदल सा गया। पापा ने सबको आदर से नमस्ते की और मम्मी ने मिठाई का डिब्बा निकालकर सबको खिलाया। सासू माँ ने आधे मन से उनका स्वागत किया। दिव्या और नेहा तो बस ऊपर ऊपर मुस्कुरा रही थी। शाम को मम्मी ने रसोई में जाकर कहा, बेटा आज खाना मैं बना दूं, इतने दिनों बाद आई हूँ, तुम्हें आराम चाहिए। मैंने भावुक होकर कहा, माँ तुम बैठो मैं बना लूँगी। लेकिन माँ जिद करके रसोई में उतर गईं। उन्होंने वही बनाया जो घर में सरल था, आलू की सब्जी, मूंग की दाल और रोटियाँ। जब सब खाने बैठे तो दिव्या ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, मम्मी जी ये क्या है, इतना साधारण खाना, कोई और डिश क्यों नहीं। तभी पापा ने हंसते हुए कहा, बेटा साधारण खाना ही तो असली अमृत है, ये तन और मन दोनों को तृप्त करता है। सबने अनमने मन से खाना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे सबने पाया कि खाने में एक अलग ही स्वाद है। सासू माँ ने पहली बार कहा, वाह जीजी आपके हाथ में तो सच में जादू है, इतनी सादी दाल भी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है, मैंने कभी सोचा ना था। मेरे पति भी बार बार कह रहे थे, माँ ये तो वही स्वाद है जो मैं बचपन से सुनता आया था, आज अनुभव कर रहा हूँ। सब चुपचाप खा रहे थे, बस दिव्या ही ताने मारने का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि सब खुश थे। अगले ही दिन दिव्या की एक सहेली घर आई। उसने दिव्या से कहा, तुम्हारी दीदी बहुत भाग्यशाली हैं, इतने साधारण मायके से आने के बावजूद सब उनके खाने और बातों की तारीफ करती हैं, तुम्हें उनसे सीखना चाहिए। दिव्या को यह बात बुरी लगी। उसने सहेली के सामने ही कह दिया, दीदी को बस सबकी सहानुभूति मिलती है, असली ताकत तो गहने और पैसों में है। मैंने सहन किया, पर सहेली ने उसी वक्त जवाब दिया, दिव्या ताकत पैसों में नहीं रिश्तों और संस्कारों में होती है, और वो आपकी दीदी में साफ दिखाई देती है। दिव्या का चेहरा लाल हो गया। उसे लगा कि अब लोग उसे गलत समझने लगे हैं। कुछ दिनों बाद घर में अचानक एक घटना हुई। सासू माँ बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने आराम और सादा खाना खाने की सलाह दी। अब दिव्या और नेहा कन्फ्यूज हो गईं। वे तो सिर्फ तैली और भारी भरकम पकवान बनाना जानती थीं। तब सबकी नज़र मेरी ओर गई। मैंने वही साधारण खाना बनाया, दलिया, मूंग की खिचड़ी, हल्की दाल। सासू माँ ने खाते ही कहा, बहू तुम्हारे मायके की यही सीख अब मेरे लिए दवा है। मैं मान गई कि सादगी ही सबसे बड़ी दौलत है। उस वक्त दिव्या के चेहरे पर गहरी शर्म झलक रही थी। उसे एहसास हो गया कि जो मायका वह तानों में नीचा दिखाती रही, वही मायका आज उसकी माँ के स्वास्थ्य का सहारा बना। रात को दिव्या मेरे कमरे में आई। उसकी आंखों में आंसू थे। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने हमेशा आपके मायके का मजाक उड़ाया। मैंने सोचा कि सिर्फ पैसे और शान शौकत ही सब कुछ होते हैं, लेकिन आज समझ आया कि असली ताकत संस्कारों और सादगी में होती है। आपके मायके ने आपको जो सिखाया वही असली पूंजी है। मैंने उसकी आंखें पोंछ दी और कहा, दिव्या परिवार का मजाक उड़ाना कभी ठीक नहीं होता। मायका चाहे छोटा हो या बड़ा, वो हमारी जड़ है। अगर जड़ों को काटोगी तो पेड़ खड़ा कैसे रहेगा। याद रखना, दूसरों के घर का सम्मान करना ही अपना सम्मान है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।